अजमेर 92 नाम से एक मूवी बनाई जा रही है जो इन दोनों काफ़ी चर्चा में है। यह मूवी एक सत्य घटना पर आधारित है जो आज से तकरीबन 31 साल पहले अजमेर में हुई थी। इस फिल्म पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है, जानेंगे आज की वीडियो में। 1992 में अजमेर शहर में देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल को अंजाम दिया जाता है, जहां 200 से 250 लड़कियों की इज्जत लूटी गई थी। इस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि अजमेर दरगाह में खादिम बने बैठे मुसलमान चिश्ती परिवार के लोग और कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वह चिश्ती परिवार जो अपने आप को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज बताते हैं, और वही कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को इस देश की कर्ता धर्ता मानती है। वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस तरीके की क्राइम या मिस्टीरियस स्टोरीज को देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अजमेर शहर के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, जो कि राजस्थान में बसा हुआ है। एक बड़ा ही फेमस शहर है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अन्ना सागर लेक और कई सारी चीज़ों के लिए फेमस है। पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे हिंदू और मुसलमान परिवार आराम से एक साथ रहते हैं। इसी शहर में 1990 के दशक के दौरान कुछ ऐसी दरिंदगी भरी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है जिसे सुनकर आज इतने सालों के बाद भी रूह कांप उठती है। जी हाँ, यहाँ पर अंजाम दिया गया था देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल को। यह सेक्स स्कैंडल इतना बड़ा था कि इसके बाद पूरे अजमेर शहर की लड़कियों के रिश्ते होने भी बंद हो गए थे। इस घटना के मास्टरमाइंड थे फारूक चिश्ती, नफीस अहमद चिश्ती और सैयद अनवर चिश्ती। तीनों ही अजमेर के फेमस चिश्ती परिवार से आते थे। इस परिवार का रुतबा अजमेर में बहुत बड़ा है। बड़े बड़े पॉलिटिकल लिंक्स हैं, पैसा है, पावर है और रुतबा, सब कुछ उनके पास है। इसी रुतबे के दम पर 1990 में फारूक चिश्ती कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस के यूथ विंग का जिलाध्यक्ष बन जाता है। नफीस चिश्ती उप जिलाध्यक्ष बन जाता है और सैयद अनवर चिश्ती यूथ विंग का ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाता है। यह तीनों दिन भर शहर में आवारागर्दी करते हुए घूमते रहते थे। जल्दी ही वहाँ के युवाओं में काफ़ी फेमस हो गए थे। इनकी अय्याशियों की वजह से लोग इन्हें जानने लग गए थे। जब पैसा और पावर का घमंड सिर चढ़कर बोलता है तो जवान उम्र में अक्सर इंसान गलतियां कर गुजरता है, और ऐसे ही कुछ गलतियां इन्हीं तीनों ने की। इन्हीं दिनों जयपुर से गई हुई एक लड़की जो अजमेर के सोफिया गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी और वहाँ अपने रिश्तेदार के घर पर रहती थी। वह राजनीति में अपना करियर बनाना चाहती थी और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना चाहती थी। उसे गैस कनेक्शन की भी ज़रूरत थी। यहाँ ध्यान रहे कि वह 1990 का दौर था जब गैस कनेक्शन लेना आज की तरह आसान नहीं था। उसके लिए काफ़ी सिफारिश लगानी पड़ती थी, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। और यह लड़की सोफिया गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ने वाली अपनी एक फ्रेंड जो फारूक चिश्ती को करीब से जानती थी, उसके थ्रू फारूक चिश्ती से मिलती है, अपनी बात उसके सामने रखती। इसके बाद एक दो बार और इन सब का मिलना जुलना भी होता है और जान पहचान भी हो जाती है। इसके कुछ दिनों के बाद यह लड़की एक दिन कॉलेज जा रही थी तो रास्ते में ही एक गाड़ी आ जाती है। उसके पास रुक जाती है, गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और वह लड़की देखती है कि गाड़ी में जो मौजूद लोग थे वह फारूक चिश्ती के ही दोस्त थे। वे लड़की से गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें कॉलेज छोड़ देंगे, हम वहीं जा रहे हैं। अब इन सब लोगों से लड़की की जान पहचान थी, वह पहले इनसे मिल चुकी थी, इसीलिए विश्वास करके गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी एक अनजान रास्ते पर मुड़ जाती है और लड़की को लगता है कि यह रास्ता तो कॉलेज नहीं जाता। तो वह पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वह सभी लड़के उस लड़की को जवाब देते हैं कि हम फारूक चिश्ती के फार्म हाउस पर जा रहे हैं। दरअसल भाईजान ने तुम्हें किसी काम से वहाँ बुलाया है। लड़की को भरोसा हो जाता है और वह चुपचाप बैठी रहती है। गाड़ी फार्म हाउस पर जाकर रुक जाती है। फार्म हाउस पर पहले से ही फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और उसके कुछ दोस्त मौजूद होते हैं। वहां ले जाकर उस लड़की के साथ घिनौना काम किया जाता है। यह सभी मिलकर उस लड़की का गैंगरेप करते हैं, उसके न्यूड फोटोज ले लेते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। लड़की डर जाती है, सहम जाती है और उसके बाद उस लड़की को उसके घर वापस छोड़ दिया जाता है। उसके कुछ दिनों के बाद यही सिलसिला दोबारा से दोहराया जाता है।
उसी लड़की को फिर से फार्म हाउस ले जाया जाता है, फिर से गैंगरेप किया जाता है, फिर से डराया धमकाया जाता है। लेकिन इस बार इस घिनौनी हरकत में कुछ और पहलू जुड़ जाते हैं। ब्लैकमेल करने के साथ साथ उस लड़की के सामने यह शर्त भी रखी जाती है कि अगली बार तुम अपने साथ अपने किसी दोस्त को भी लेकर आना। अगर तुम नहीं लेकर आओगी तो तुम्हारे न्यूड फोटोज के पोस्टर बनाकर पूरे शहर में चिपका दिए जाएंगे। लड़की और ज़्यादा घबरा जाती है। उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। वह अपनी एक दोस्त को अपने साथ लेकर जाती है और उस दूसरी लड़की के साथ भी इसी तरीके की करतूत को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद उस दूसरी लड़की के साथ भी यही सिलसिला दोहराया जाता है। उसकी फ़ोटोज़ ली जाती है, उसे ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह यह सिलसिला बार बार रिपीट होता रहता है। दूसरी लड़की से तीसरी लड़की को लेकर आने का दबाव बनाया जाता है, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, और इस तरह लड़कियों की लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है। इस लिस्ट में ज़्यादातर नाम सोफिया गर्ल्स कॉलेज और सावित्री कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ कोई गरीब घरों की लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी। यहाँ पर आला अफसरों की बेटियाँ, बड़े बड़े अमीर और रसूखदार घराने से आने वाली लड़कियाँ भी पढ़ती थी, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म से ताल्लुक़ रखती थी। उन दिनों आज की तरह मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था। फ़ोटोज़ लेने के लिए पुराने कैमरा का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद नेगेटिव को लेबोरेटरी में भेजकर फ़ोटो तैयार कराई जाती थी। इन सभी लड़कियों की फ़ोटो लैब में ही तैयार कराई गई थी और उसके बाद फारूक चिश्ती के पास भेजी जाती थी। धीरे धीरे यह फ़ोटोज़ पूरे अजमेर शहर में वायरल होने लगी। यह फारूक चिश्ती के साथ साथ रिक्शे वाले, लैब में काम करने वाले, गाड़ी चलाने वाले, फल बेचने वाले और यहाँ तक कि मजदूर तबके के लोगों के हाथ में भी चली गई थी। लैब में काम करने वाले यह लोग फ़ोटोज़ देने के बदले मोटा पैसा वसूल करते थे। जिसके हाथ में भी ये फ़ोटोज़ गए, उन सब ने अपने लेवल पर लड़कियों से कांटेक्ट किया, उन्हें ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया और इस तरह लड़कियों की लिस्ट तकरीबन 200 से 250 पहुंच जाती थी है, जिनके साथ बार बार ब्लैकमेलिंग, किडनैपिंग और रेप की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। 200 से 250 का जो नंबर है, यह वह नंबर है जो रिपोर्ट किया गया था। असल में यह लिस्ट कितनी लंबी थी यह कोई नहीं जानता। हो सकता है यह 500 या 1000 के आसपास भी हो। चिश्ती परिवार के द्वारा डराने, धमकाने या फिर परिवार की इज्जत को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी लड़कियों के नाम सामने नहीं आ पाए। डर के हमारे बहुत सारे परिवारों ने अजमेर को छोड़ दिया था और शिकार हुई लड़कियों में से 6 ने तो सुसाइड कर लिया था। स्कैंडल का दायरा इतना बड़ा हो चुका था कि इसे छिपाना नामुमकिन हो गया था। लोगों को शक भी होने लगा था कि अगर खबर में सच्चाई नहीं है तो आखिर एक ही कॉलेज की 6 लड़कियां सुसाइड क्यों करती। धीरे धीरे बात पुलिस तक पहुंचती है, पर पुलिस तो कैसा काम करती है आप सब जानते ही हैं। जब पुलिस को पता चला कि इतने बड़े अमीर और रसूखदार घराने के लोग इसमें शामिल हैं, तो पुलिस ने भी कोई कदम उठाना जरूरी नहीं समझा और इस कांड को दबाने का फैसला किया गया। क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं के नाम भी सामने आए थे, चिश्ती परिवार के लोग भी पॉलिटिकल लिंक रखते थे, तो पुलिस ने बड़े ही घटिया और वाहियात किस्म के बहाने लगाकर इस घटना को दबा दिया। पुलिस का कहना था कि अगर कोई भी कदम उठाया तो शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हो सकते हैं, क्योंकि नाम आने वाले ज़्यादातर लोग मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और इस घटना की शिकार ज़्यादातर हिंदू लड़कियां बनी थी। जैसे जैसे खबर फैलती गई, कुछ लोग शिकायत लेकर पुलिस में जाने लगे। पुलिस टालती रही और फाइनली नवज्योति अखबार के संपादक दीनबंधु चौधरी हिम्मत जुटाकर खुद से कुछ करने का फैसला करते हैं। वह समझ चुके थे कि पुलिस इस मामले में कुछ नहीं करने वाली, पुलिस पर पॉलिटिकल प्रेशर है, पर उनकी इंसानियत जिंदा थी। उन्होंने अपने स्तर पर बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए और 15 मई 1992 को अखबार में उन सबूतों के बेस पर खबर छापी, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कोई भी कार्यवाही करने से मना कर दिया, पर दीनबंधु चौधरी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने और सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। अब की बार उन्होंने बहुत सारी लड़कियों की न्यूड फोटोज़ के साथ अखबार में खबर छापी। इन फोटोज़ में सभी लड़कियों के चेहरे को ब्लर कर दिया गया था, लेकिन ऐसा करने वाले लोगों के चेहरे साफ साफ दिखाए गए थे। अब पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा था। पुलिस ने फिर से एक बहाना लगाया कि जब तक हमारे पास कोई लड़की शिकायत लेकर नहीं आती, हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जैसे तैसे लोगों के समझाने पर हिम्मत जुटाकर 30 लड़कियां सामने आई। उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज कराई और जैसे ही पुलिस FIR दर्ज हुई,
फारूक के गुर्गों ने इन लड़कियों के परिवारों को धमकाना शुरू कर दिया। उन्हें जान से मारने का डर दिखाया गया। इसी कारण से 18 लड़कियां अपनी शिकायत वापस ले लेती हैं, पर 12 लड़कियां अब भी फैसला करती है कि वह गुनहगारों को सजा दिलाएंगे। लड़कियों के परिवारों के साथ साथ पत्रकारों को भी धमकियां दी जाती हैं। इसी कड़ी में एक पत्रकार मदन लाल की हत्या कर दी जाती है। उन्हें गोलियों से भून दिया गया था। खैर, जैसे तैसे अजमेर के सेशन कोर्ट में केस शुरू होता है, लेकिन जैसे ही केस शुरू होता है धमकियों का सिलसिला और ज़्यादा तेज कर दिया जाता है। डर के मारे 12 में से 10 और लड़कियां अपनी शिकायत वापस ले लेती हैं। पहले 18 और अब 10, 30 में से कुल 28 लड़कियां अपनी शिकायत वापस ले चुकी थी। अब सिर्फ 2 लड़कियां बची थी। उन्होंने अपनी शिकायत वापस लेने से मना कर दिया। पूरा केस लड़ने का फैसला किया। 6 साल तक केस चलता है और 1998 में सेशन कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। इस केस में 18 में से 12 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है, जिनमें से कुछ को उम्र कैद की सजा तो कुछ को 10 साल की सजा सुनाई जाती है। कुछ बाकी लोगों पर अब भी जांच जारी थी, पर चिश्ती परिवार के किसी भी इंसान का नाम इस सजा में शामिल नहीं था। फारूक चिश्ती, जो इस घटना का मास्टरमाइंड था, उसने झूठा मेडिकल बनवाकर खुद को पागल घोषित करा लिया। कोर्ट को उसे छोड़ना पड़ा। बाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सेशन कोर्ट का फैसला बदलते हुए फारूक चिश्ती को उम्र कैद की सजा दी और दूसरे मास्टरमाइंड नफीस अहमद को भी 2003 में गिरफ्तार कर लिया गया। इकबाल भट्ट नाम के एक आरोपी को 2005 में गिरफ्तार किया गया और सेशन कोर्ट में सजा मिलने के बाद यह लोग हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। भारतीय न्याय व्यवस्था को भी आप सब जानते ही हैं। यहां न्याय मिलने में काफी लंबा वक्त लग जाता है। इतने साल केस चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा को भी ज्यादा बताया और इन लोगों की सजा को 10 साल तक कम कर दिया। कुछ लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं और यूएस चले जाते हैं, तो कुछ इधर उधर छिप जाते हैं, पकड़ में नहीं आते। जो पकड़ में आते हैं उन्हें इस तरीके की छोटी मोटी सजा दी जाती है। इस केस के मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती को 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने बरी कर दिया और इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि फारूक चिश्ती काफी वक्त जेल में काट चुका है। कोर्ट ने उसे दी गई उम्र कैद की सजा को बड़ा ही सख्त बताया और बाद में वह बेल पर बाहर आ गया। इस तरीके की वहशियाना और दरिंदगी भरी हरकत करने के बाद क्या यह सजा काफी है? क्या भारतीय न्याय व्यवस्था उन लड़कियों को न्याय दिलाने में कामयाब रही जिनके साथ ये घिनौनी हरकत की गई थी? इस केस के कुछ आरोपियों पर आज भी कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं और आरोपितों के साथ साथ उस घटना में शिकार बनी लड़कियों को आज भी तारीख पर बुलाया जाता है। दिसंबर 2022 में ऐसे ही कोर्ट में एक तारीख के दौरान एक लड़की को बुलाया गया जिसकी उम्र अब तकरीबन 50 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है। उसने कोर्ट में कहा कि आप आज भी मुझे 30 साल पुराने केस के लिए कोर्ट में बुलाते हैं। अब मैं दादी बन चुकी हूं, अपने परिवार को क्या जवाब दूंगी? तो यही आपकी न्याय व्यवस्था है जो 30 साल बाद भी आप फैसला नहीं दे पा रहे हैं। जिनको सजा होनी चाहिए वे खुलेआम घूम रहे हैं और जिन्होंने न्याय पाने के लिए कोर्ट की शरण में जाना ठीक समझा, न्याय मांगने के नाम पर आज भी सजा भुगत रहे हैं। हमने वीडियो में पहले एक पत्रकार मदन लाल का जिक्र किया था और उसी से जुड़ी हुई घटना फरवरी 2023 में सामने आती है, जब मदन लाल के 2 बेटों ने गोली मारकर सवाई सिंह नाम के एक आदमी की हत्या कर दी और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा कि हमने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया है। जी हाँ, मदन सिंह के बेटों के अनुसार इसी सवाई सिंह ने पत्रकार मदन लाल की हत्या की थी। इस कारण इन दोनों ने अपने बाप की मौत का बदला सवाई सिंह से लिया। इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इन पर मुकदमा चल रहा है। आज भी इस घटना से जुड़े हुए मुकदमे इसी तरह कोर्ट में अलग अलग तारीखों पर चलते रहते हैं। तो भारतीय न्याय व्यवस्था पर इस घटना पर आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।